जी नमस्ते, मैं बालिंदु प्रियदर्शन आप समूह का स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण खबर के बाबत आपसे रूबरू हूं। खबर ये है कि अभी भारत के चीफ जस्टिस अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पद पर सुशोभित हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना साहब। वो 51वें सीजेआई हैं, 51 सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के, और उनके रिटायरमेंट की तिथि है 13 मई। उन्होंने 52वें सीजेआई के रूप में ऑनरेबल जस्टिस BR गवई साहब का नाम भारत सरकार को अनुशंसित किया है, और उनकी अनुशंसा को मान लेने के बाद जस्टिस BR गवई, जिनका पूरा नाम ऑनरेबल जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई है और जिनका जन्म अमरावती महाराष्ट्र में 24 नवंबर 1960 को हुआ था, वो 52वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। उनके पिताजी भी बिहार के गवर्नर रह चुके हैं, रामकृष्ण सूर्यभान गवई साहब, जिन्हें प्यार से दादा भाई गवई साहब भी कहा जाता था। वो अंबेडकर वादी रहे हैं। बिहार के साथ साथ उन्होंने केरल और सिक्किम में भी राज्यपाल के पद को सुशोभित किया है, और वो लोकसभा से अमरावती के सांसद भी रहे हैं। अब आते हैं ऑनरेबल जस्टिस BR गवई साहब के विषय में। BR गवई साहब, जैसा कि मैंने बताया कि उनका जन्म 24 नवंबर 1960 को हो चुका था। LLB की डिग्री के बाद उन्होंने बार ज्वाइन किया था 16 मार्च 1985 को, और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी उन्होंने वकालत शुरू की थी। संवैधानिक मामला हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो, उसमें भी उन्होंने जमकर काम किया। और उन्होंने राजा S भोंसले साहब के साथ, जो उस समय AG के पद पर थे और उसके बाद वो जज भी बने, उनके साथ भी उनको काम करने का मौका मिला है। आगे चल के ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में वो GP और PP के पद पर भी रहे, और उन्हें सबसे पहले एडिशनल जस्टिस के रूप में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में एलिवेट किया गया। वो 14 नवंबर 2003 को एडिशनल जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट में आए, और वहीं पर वो परमानेंट जज बने 12 नवंबर 2005 को, और सुप्रीम कोर्ट में उनका एलिवेशन 24 मई 2019 को हुआ, और उनके रिटायरमेंट की तिथि है 23 नवंबर 2025। अर्थात अगर वो 52वें CJI के रूप में शपथ लेते हैं तो उनका कार्यकाल 6 महीना 9 दिन का होगा। अब आते हैं ऑनरेबल जस्टिस BR गवई साहब के जजमेंट को लेकर। उन्होंने कुल 696 जजमेंट लिखा है, और वो 422 बेंच अर्थात पीठ के अंग रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर ऑनरेबल जस्टिस BR गवई साहब के सभी जजमेंट को क्लासिफाई किया जाए तो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि सिविल मैटर्स में जहां उन्होंने लगभग 6% जजमेंट दिए, वहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में उनका जजमेंट का जो पोर्शन रहा वो लगभग 6% रहा। सर्विस मैटर में भी 6% रहा। 3% के आसपास उन्होंने जो फैसला लिया है वो पर्यावरण से। लेकिन एक जानने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने लगभग एक बड़ा पोर्शन ऑफ जजमेंट जो उनका आया वो फौजदारी के मामलात थे, खास करके अलग अलग फौजदारी के, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात हो या फिर IPC या अब BNS से जुड़ी हुई बातें हों, चूँकि IPC CRPC को ख़त्म करके BNS और BNSS लाया जा चुका है, और सारे फौजदारी के कानून उसी से चल रहे हैं। तो क्रिमिनल मैटर्स में कुल जजमेंट का 43% हिस्सा उनका क्रिमिनल मैटर से रहा है, और अदर्स जजमेंट में उन्होंने 33% जजमेंट पास किए हैं। अर्थात फौजदारी के मामलात में उनकी पकड़ और उनके जजमेंट हमें रोज़ कुछ न कुछ सिखलाते हैं। रोज़ ही हमें उनको पढ़कर कानून की नई व्याख्या को समझने का मौका मिलता है। अब आते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस श्री BR गवई साहब ने कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण
जजमेंट्स दिए हैं, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट आता है वो डिमोनेटाइजेशन का आता है। नोटबंदी को लेकर जब उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो उस पीठ में ऑनरेबल जस्टिस वी.आर. गवई साहब भी थे। केस का नाम है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें उन्होंने बताया कि नोटबंदी गलत नहीं था एंड दिस डिमोनेटाइजेशन स्कीम सेटिस्फाइड द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसके बाद बहुत ही एक महत्वपूर्ण जजमेंट उनका जो खास करके क्रिमिनल लॉ के सभी स्टूडेंट्स को, जजेज को, लर्नेड लॉयर्स को पढ़ना चाहिए, वो है सुरदू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी थी कि अगर कोई भी बात की व्याख्या दी थी कि कोई भी मुकदमा अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर टिका है तो क्या अपीलार्थी को परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर सजा दी जा सकती है जब सबसे महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही हो गया है। अर्थात कोई ऐसा मुकदमा जो पूरी तरह से परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर निर्भर है लेकिन उसका कोई एक मुख्य गवाह है, अगर वो पक्षद्रोही हो जाता है तो क्या उसमें सजा दी जा सकती है। फौजदारी मामले के प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जजमेंट रहा है। इसके बाद अगर जजमेंट की बात हम करते हैं तो आर्टिकल 370 को हटाने का जो काम मोदी सरकार के द्वारा किया गया उसे भी चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी, और वहाँ भी 5 जजेज बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसके भी हिस्से थे ऑनरेबल जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई साहब, और उन्होंने इसको कहा कि जो वैलिडेशन उसको सही माना कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज हियर बाई thereby revoking the special status Jammu Kashmir is validated, it is legal, it is not unconstitutional work on a part of central government। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आया था, वो सीनियर एडवोकेट श्री प्रशांत किशोर माफ़ कीजिएगा श्री प्रशांत भूषण साहब से जुड़ा हुआ था। उसमें भी ऑनरेबल जस्टिस गवई साहब रहे हैं। इसके बाद ऑनरेबल जस्टिस गवई साहब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया था, खास करके बुलडोजर को लेकर जो भी मामले सुप्रीम कोर्ट में आए थे कि किसी भी अपराधी का घर, किसी भी अभियुक्त का घर बुलडोजर से गिराया जा रहा था, उसको लेकर ऑनरेबल जस्टिस का पैन इंडिया डायरेक्शन आया था कि उसमें किस तरह से कार्य करना है। फिर शेड्यूल कास्ट में जो सब क्लासिफिकेशन या क्रीमी लेयर की बात थी उस पर भी उनका बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया था। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में कुछ पत्रकारों ने लिखा था जिस पर गुजरात पुलिस के द्वारा उन पत्रकारों को समन किया गया था, उस पर भी ऑनरेबल जस्टिस का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया था। ऑनरेबल जस्टिस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उनकी सजा पर रोक लगाने वाले पीठ का भी हिस्सा रहे हैं। श्री गवई, न्यायमूर्ति माननीय गवई ने मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार रहे हैं, उन्हें भी जमानत उन्होंने ही दी थी और तीस्ता सीतलवाड़ के ही मामले में जमानत दी थी। कुल मिलाकर न्यायमूर्ति श्री गवई साहब 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे तो उनसे इस बात की बहुत ही अपेक्षा है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून को लेकर उनकी दृष्टि से हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा और हम भारत के लोगों को न्याय मिल सकेगा। यही खबर थी। प्रार्थना है चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपके सामने अच्छे से अच्छे तरीके से खबर पहुंचाई जा सके, जो कंप्लीटली विधिक खबरें हो। आपका धन्यवाद। नमस्ते।